I am Dr. Mohammad Azim, and today I will teach you the difference between jam, jellies and marmalade. स्टैट ये कहती है कि 20 से 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूमर के पहुंचने से पहले खराब हो जाते हैं। तो मार्केट में तीन किस्म के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकते हैं। एक तो ए ग्रेड का है जो कि सुपर मार्केट में बिकता है, जैसा कि मेट्रो है या बाकी। सेकेंडली, बी ग्रेड जो है वो लोकल मार्केट में बिकता है। और तीसरा सी ग्रेड है जो बिल्कुल छोटे पीसेस होते हैं और वो कोई कंज्यूमर उसको नहीं लेता, बल्कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसको परचेज करके उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैम, जेलीज एंड मार्मलेड। अब जैम में क्या करते हैं? जैम में फ्रूट को कट कर लेते हैं, कट करके उनको शुगर, पैक्टन और एसिड वगैरह से बॉयल करते हैं और उस वक्त तक बॉयल करते रहते हैं जब तक जेल ना बन जाए। और जेली में सबसे पहले उन छोटे पीसेस का जूस बना लेते हैं और जूस में पैक्टन ऐड करते हैं, कुछ में ऐड नहीं करते जिनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैक्टन होती है। थर्ड, मार्मलेड। मार्मलेड में सिट्रस फ्रूट पील और पल्प को यूज किया जाता है शुगर और वाटर के साथ बॉयल करके। सबसे पहले मार्मलेड को सिट्रस पे ही फोकस किया गया था जब इसको इन्वेंट किया गया था, लेकिन अब इसमें सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। मार्मलेड की हिस्ट्री इस तरीके से है कि एक प्रिंस मैरी थी, उसको वो काफी सिक थी, तो किसी तबीब ने उसको ओपिनियन दी कि तुम अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑरेंज यूज करो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो उसने ऐसे ही किया। तो वो ना सिर्फ एक मरीज थी, बल्कि वो उसका माइंडसेट जो था वो बिजनेसमैन वाला था। तो उसने अपने नाम से इसको मंसूब किया मार्मलेड और इसको मार्केट में सेल किया। अब बात करते हैं फ्रूट की, जो कि जैम, जेलीज और मार्मलेड में यूज होते हैं। वो फ्रूट जिनमें पैक्टन काफी ज्यादा मिकदार में है, जैसे कि एप्पल है, कैरेट है, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट है और लेमन। इनमें आपको ड्यूरिंग कुकिंग पैक्टन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि आर्टिफिशियली मार्केट में अवेलेबल होते हैं पैक्टन जेल बनाने के लिए। वो फ्रूट जिनमें काफ़ी कम पैक्टन होती है, जिस तरह ब्लैकबेरीज है, ब्लूबेरीज है, स्ट्रॉबेरी है, तो उनमें आपको पैक्टन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपको जेल बनाना होती है एट द एंड। तो अब बात करते हैं मार्मलेड की। मार्मलेड में सिंपल हम सिट्रस फ्रूट ऐड करते थे जब इसको इन्वेंट किया गया था, लेकिन अब सिट्रस पे फोकस नहीं किया जा रहा, बल्कि दूसरे फ्रूट जिस तरह स्वीट ऑरेंजेस हैं, बाकी है ग्रेप फ्रूट्स है, उनको भी अब मार्मलेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। एफडीए ने हर चीज की एक रेगुलेशन सेट की है कि जैम में इतने परसेंट फलां मटेरियल होना चाहिए, जेलीज में इतने परसेंट और मार्मलेड में इतने परसेंट। जो मेजर सारे जो हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की प्रोडक्ट हैं, जिसमें जैम है, जेलीज है, मार्मलेड है, स्क्वैश है, कंसंट्रेट है और बाकी जो भी हैं, उनमें मेजर डिफरेंस जो है, एक तो पल्प का है, सेकंड उनमें ब्रेक्स का है, थर्ड उनमें एसिडिटी का है। ये तीन डिफरेंस है उनमें। तो फर्स्ट कम टू जैम। जैम की ब्रेक्स है 66%, पल्प जो इसकी कंसंट्रेशन है 27 से 45%। जो बेस्ट फ्रूट इसके लिए यूज होता है वो एप्पल है। और इसको चेक करते हैं एंड पॉइंट इसका शीट टेस्ट से। अब शीट टेस्ट क्या होता है? शीट टेस्ट में हम स्पून को रेसिपी में डिप करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, तो उससे अगर ड्रॉप की शक्ल में गिर रहे हैं स्पेसिफिक मटेरियल, तो इसका मतलब अभी तैयार नहीं है। अगर उसमें अगर धार बन रही है तब भी वो तैयार नहीं है। अगर प्रॉपर शीट की फॉर्म में वो जैम गिर रहा है या जेलीज गिर रहा है, इसका मीन कि इट्स रेडी टू सर्व। नेक्स्ट कम टू जेली। जेली में ब्रेक्स जो है वो 62% है और फ्रूट जूसेस जो है 45% होने चाहिए। बाकी इसमें जो बेस्ट फ्रूट है इसके लिए गावा है, इसको भी शीट टेस्ट से चेक करते हैं। लास्ट वन है मार्मलेड। मार्मलेड में जो ब्रेक्स है वो 65% है और बेस्ट फ्रूट जो है इसके लिए ऑरेंजेस है और पील और पल्प जो है वो 27% है। इसको भी शीट टेस्ट से ही चेक करते हैं। जो मोस्ट ऑथेंटिक मेथड है वो रिफ्रैक्टोमीटर है। ये तो जस्ट जुगाड़ है जो शीट टेस्ट के लिए हम लगाते हैं कि अगर हमारे पास घर में बना रहे हो तो कहाँ से रिफ्रैक्टोमीटर लाएं, तो इस अंदाजे से लगा सकते हैं। लेकिन अगर
फैक्ट्री में बनाना है, जब वैसे साइंटिफिकली आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि इसको रिफ्रैक्टोमीटर से चेक करें। तो नेक्स्ट कम टू बात आ जाती है इसमें मौजूद प्रिजर्वेटिव की। प्रिजर्वेटिव पहले तो ये कहा जाता था जो बेंजोएट्स हैं, ये जो है बेवरेजेस में यूज होते हैं। जो प्रोपानेट्स हैं वो ब्रेड वगैरह में या बेकरी प्रोडक्ट में यूज होते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे। लेकिन अब एक रिसर्च हुई है जिसमें यह कहा गया है अगर आप बेंजोएट ऐड करेंगे बेवरेजेस में तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। तो इस वजह से मोस्टली जो बेवरेजेस हैं उनमें सिट्रिक एसिड ही ऐड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एफडीए रेगुलेशन जैम को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फ्रूट जैम एंड फ्रूट जैम विद पेक्टन। फर्स्ट फ्रूट जैम। फ्रूट जैम में हम वो वाले फ्रूट से जैम बनाते हैं जिनमें पेक्टन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें ऑरेंजेस हैं, एप्पल है और लेमन है। सेकंड, और इसमें जो पल्प की कंसंट्रेशन है वो 45% रखते हैं। अब आ जाते हैं फ्रूट जैम विद पेक्टन। फ्रूट जैम विद पेक्टन में हम वो फ्रूट यूज करते हैं जिनमें पेक्टन काफी नेचुरली बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। उसके लिए हम पल्प की कंसंट्रेशन जो है वो 27% एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट, जेली। एफडीए की रेगुलेशन के मुताबिक जेली को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल जेली एंड जेली विद पेक्टन। उसी तरीके से जैम की तरह वो फ्रूट जो जिनमें पेक्टन नेचुरली ज्यादा है, जिनमें पेक्टन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल जेली में आ जाते हैं। वो फ्रूट जो कम नेचुरली कम पेक्टन की वजह से बनाए जाते हैं वो जेली विद पेक्टन के नाम से जाने जाते हैं। उनमें कंसंट्रेशन जो पल्प की है वो 32% एडजस्ट की जाती है। नेक्स्ट, इसमें वाटर सॉल्युबल जो सॉलिड होते हैं वो 62% होते हैं जेली में। लास्ट वन है मार्मलेड। मार्मलेड को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो हम मोटे पीस बनाते हैं, दूसरा छोटे पीस बनाते हैं, तीसरा मल्टी पीस बनाते हैं। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। जैम, जेलीज और मार्मलेड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम उन फ्रूट्स को यूज कर लेते हैं जिनका कोई और यूज नहीं हो सकता। फर्स्ट कम टू जैम। जैम में बहुत कम कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है, इसकी वजह से हम फैट और कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसा कि हम सुबह ब्रेड पे बटर, नोटेला और चीज़ यूज़ करते हैं, तो अगर हम जैम यूज़ करें तो हम इस जो बटर और नोटेला और चीज़ ने कोलेस्ट्रॉल और फैट को इन्हांस करना था उस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। अगर हम मल्टीग्रेन ब्रेड पे जैम लगाएंगे, लगा के यूज़ करेंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा लेंगे। एक बहुत बड़ा फायदा जो है ना जैम का, इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर जो है आपको स्टैटी देता है, यानी कि आप थोड़ा सा खा लें तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जी भर के खा लिया। जैसा कि आपको एक अंदाजा होगा कि अगर आप 5-10 बर्गर भी खा लें तो आप की भूख खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें मौजूद डाइटरी फाइबर हो तो आप थोड़ा सा भी अगर एक दो भी खाएंगे तो आई थिंक आप स्टैटिक फील करेंगे। नेक्स्ट है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो शुगर को वैसे भी कहा जाता है कि एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये ब्लड में जाके सेल्स को डायरेक्ट मीन विद नो टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है। लास्ट है कंट्रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स से चिढ़ होती है, तो वो इजीली अपने जो पसंद के इंग्रेडिएंट हैं उनसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जेलीज। जेलीज कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो कि डायरेक्ट बेनिफिट्स दे दे आपकी बॉडी को, बल्कि उसमें मौजूद स्पेसिफिक फ्रूट जिनसे वो बनाई गई है उनका ही बेनिफिट होगा। और उनमें मौजूद एक्टिव कंपाउंड जैसा कि मलबरी में एंथोसियान कंपाउंड है और पर्पल ग्रेप जेली में पॉलीफिनोल कंपाउंड है। लास्ट, मार्मलेड। मार्मलेड अगर तो सिट्रस से बनाई गई हो तो ये फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स होगी, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी का।
अगर किसी और से बनाई गई है या मल्टी फ्रूट से बनाई गई है तो उसके मल्टी बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी शेल्फ लाइफ की। इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 1 ईयर है। जैसा कि आपको अंदाजा है कि शुगर और साल्ट को इंसान अरसा दराज से एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करता रहा है। तो इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज भी किया जा सकता है अगर आप इसको डार्क प्लेस पे रखें और रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे, तो क्लोज टू 2 ईयर इंक्रीज की जा सकती है। अब नेक्स्ट है इन्वेंटर। इन्वेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे जेम्स का है मेरेकस गैवस एपिकस, जेलीज का है हना ग्लाइस और मार्मालेड का है जेम्स कैलर। अब बात करते हैं यूजेस की। इसको स्प्रेड के तौर पे और फिलिंग के तौर पे तीनों को यूज करते हैं। स्प्रेड के लिए करना हो तो जिस तरह उसकी मिसाल ये है कि पराठा पे कर लिया, पैंक्रियाज पे कर लिया, पीटा ब्रेड पे कर लिया। और अगर फिलिंग की बात की जाए तो कुकीज और केक्स में इसको फिल करके भी कंज्यूमर को सर्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं जेल और जैम में प्रॉब्लम्स की। अगर फॉर एग्जांपल जेल न बने तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो पैक्टन में होगा। या तो आपने पैक्टन कम ऐड की है या उसको कुक ज्यादा किया है या जो आपने फ्रूट यूज किए हैं वो ओवर राइप थे। प्रिंसिपल इसका ये है कि आपको अंडर राइप फ्रूट हमेशा ऐड करने चाहिए। या आपने जो दूसरे कंपोजिशन थी इंग्रेडिएंट्स की वो आपने डिस्टर्ब की है, जो वाटर ज्यादा ऐड किया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं शुगर क्रिस्टल। लाजमी सी बात है चीज़ों को उनके नाम से याद रखा करें तो वो लंबे अरसे तक याद रहती हैं। इसकी वजह उनको रटा लगाई है। अगर शुगर क्रिस्टल उसमें है जेली में या जैम में तो लाजमी सी बात है अगर ज़्यादा शुगर होगी या जो पैन के साथ शुगर आपने डालते वक्त वो लग गई थी, वो आपने साफ नहीं की जब आप पका रहे थे। दूसरी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है बबल का। बबल बबल जब आपने उसको फिल करना है जैम या जेलीज को स्पेसिफिक कंटेनर में, तो आपने वो उसको जल्दी से फिल करना है। अगर जल्दी से फिल नहीं करेंगे तो उसमें बबल्स वगैरह बन जाएंगे। बबल वैसे भी ये इंडिकेशन शो करते हैं कि स्पेसिफिक फूड खराब हो गई है। नेक्स्ट है वीपिंग। वीपिंग बेसिकली आप जब जैम और जेलीज को फिल कर रहे होते हैं 1/2 इंच, हाँ, यानी कि हाफ इंच आपने ऊपर स्पेस रखनी है। अगर नहीं रखेंगे तो वो गैस, क्योंकि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो गैसेस ऊपर वाली जगह ले लेते हैं। अगर आप हार्ड प्लेस पे रखते हैं ये एसिड ज्यादा डालते हैं तो वो गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से इन बर्स्टिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डार्क अपीयरेंस ऑफ जैम एंड जेलीज। डार्क अपीयरेंस तब होगी मीन अगर आपने एक्सेसिव कुकिंग की है या स्लो कुकिंग की है या उनको हॉट प्लेसेस पे रखा है। नेक्स्ट क्लाउडी जेली। जेली में बेसिकली ये कहा जाता है कि जब आप उसको छान रहे होते हैं तो उसको जो कतरे नीचे हैं उन्हीं को यूज करें। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती अगर उनकी स्क्वीजिंग करेंगे या निचोड़ेंगे तो उससे क्लाउडी जो है वो ज्यादा वो क्लियर नहीं होगी बल्कि क्लाउडी जेली होगी। या आपने बहुत ज्यादा अंडर राइप फ्रूट यूज कर दिया उससे भी ये होता है कि क्लाउडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टिफ जेली। स्टिफ मीन अगर आपने पैक्टन एक तो ज्यादा ऐड किया है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आपने एक कंपोजिशन होती है अंडर राइप फ्रूट की और राइप फ्रूट की। ये मीन ये भी नहीं है कि आपने सारे ही अनराइप फ्रूट ऐड करने हैं और ये भी नहीं है कि आपने सारे राइप फ्रूट यूज करने हैं। तो ये इस कंपोजिशन को आपने फॉलो करना है। अगर बहुत ज्यादा जो है अनराइप फ्रूट आपने ऐड नहीं करने, या आपने बहुत ज्यादा ओवर कुकिंग की है उससे भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जैम ज्यादा स्टिफ हो। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।